अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्नी का मसला, जो कि बहुत कॉमन है और अक्सर आवाम मुझे आके कह रही होती है कि ये हमारे जो फेस पे एक्नी है इसका भी कुछ बता दें, थोड़ा सा बता दें, जो आपको पता है उतना ही बता दें। और मैं ये कह रही होती हूँ ये डर्मेटोलॉजिस्ट की डोमेन में आता है, ये मैं आपको इस पे तो मैं बिल्कुल गाइड नहीं कर सकती। एक्नी की क्या वजह हो सकती है मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। तो डॉक्टर हुमा से हम पूछने वाले हैं एक्नी की वजह क्या है, क्या ट्रीटमेंट है वगैरह वगैरह। कैसे हैं डॉक्टर हुमा? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर हुमा, एक्नी होती क्यों है? आयशा, एक्नी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी कॉमन है और ये हर कॉन्टिनेंट में, हर कंट्री में, हर एज ग्रुप में आपको, वैसे मोस्ट कॉमनली तो ये मिडिल एज में, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। जो कॉमनली हम इनकाउंटर करते हैं वो है हार्मोनल चेंजेस। जो प्यूबर्टी के साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और उसके साथ आपको एक्नी डेफिनेटली कुछ लोगों को कम, कुछ को ज़्यादा आउटबस्ट होती है। तो फिर ये है कि अगर हम उसको साथ साथ ही देख लें तो हम स्वेयर, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, पिगमेंटेशन, स्कारिंग, उससे बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्नी आपको बहुत टफ टाइम दे सकती है। इसके अलावा ये है कि अगर आप कॉस्मेटिक्स ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो आपके फेस को सूट नहीं करते, या आपकी वैसे जो है ऑयल प्रोडक्शन, कुछ लोगों के अंदर सेबेशियस ओवर प्रोडक्शन होती है, वो बहुत ज़्यादा सीबम की ओवर प्रोडक्शन जिनमें होती है, उनको भी एक्नी का इशू हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिसके साथ एक्नी आ जाती है। पीसीओएस का इशू जैसे आजकल लड़कियों में बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उनको एक्नी और ये जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, ये दोनों इशूज़ एक साथ हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ पे हम बात करेंगे लेज़र के बारे में, क्योंकि उस पर मैंने बहुत सारे जो है ना मैल प्रैक्टिसेस देखी हैं, जो कि मैं रिपोर्ट भी करूँगी। उस पर हम एक अलग सेशन करेंगे। डॉक्टर हुमा, मुझे ये बताएं कि फिर ट्रीटमेंट क्या है? मतलब अगर मुझे अब जैसे मुझे लगता है मेरा इसमें से जो मसला है ना वो है हर वक्त मेरे मुंह पे मेकअप लगा हुआ रहता है, शायद मेरा मेकअप की वजह से है। मुझे ये बताएं अब इसका ट्रीटमेंट क्या? अब देखें, जैसे ये वाला इशू है, जैसे आपका भी ये इशू और बहुत सारे लोगों का कि जिनको रूटीन में रेगुलरली मेकअप वेयर करना है, तो उसके लिए ये हो सकता है हम अपने स्पंजेस अलग रखें, या हम ये करें शोज़ पे जाएं, शूट्स पे जाएं तो अपने प्रोडक्ट्स दें कि आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और ये कि इतनी सारी हैक्टिक रूटीन के बाद हम रात को मेक श्योर करें कि एटलीस्ट बिफोर गोइंग टू द बेड ना हम क्लिनजिंग ज़रूर करें, हम टोनर ज़रूर यूज़ करें। आपको बाकायदा लगता है कि आपकी स्किन हाइड्रेट करती है। टोनर यूज़ करना चाहिए? टोनर यूज़ करना चाहिए। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था टोनर महीने नहीं। अच्छा, वो स्क्रब है। स्क्रबिंग बेसिकली एक्सफोलिएट करती है ना डेड स्किन को, तो वो आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो मैं कंफ्यूज कर रही थी। तो वो आप डेली नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपको ये टोनर या क्लिनजर आपको डेली करना चाहिए। इसके बाद ये कि कोई मॉइस्चराइजर या कोई सीरम बल्कि अप्लाई कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास चिल्टन प्योर के टोनर्स पड़े हैं, मैं यूज़ कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगेन रात को सोने से पहले क्लिनजिंग करने के बाद फेस को डैप करें, ड्राई करें, एक दफ़ा उसको टोनर से क्लीन कर लें। लेकिन अगेन पैच टेस्ट करेंगे। क्यूकम्बर टोनर चिल्टन का जो है ना वो मेरे बेड साइड टेबल पे पड़ा है। अच्छा, उसका भी पैच टेस्ट करना है? अगर आप ऑलरेडी यूज़ करेंगे, आपको सूट करता है तो ठीक है। लेकिन देखिए, क्योंकि फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए अक्सर लोगों की स्किन, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी नहीं होती, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनकी स्किन को कुछ भी सूट नहीं करता, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, ओवर ड्राइड होती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा एरिया लेके उसको टोनर को यूज़ करें। अगर वो रेडनेस, इचिंग, बर्निंग नहीं करता तो उसके बाद वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कि कोई अच्छा सा सीरम लगाएं रात को, कोई हाइड्रेटिंग सीरम या कोई भी सीरम जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। लाइक आपका इशू पिगमेंटेशन है या ओवर ड्राइनेस है या जो भी आपका इशू है, उसके अकॉर्डिंगली आप सीरम प्रॉपर्ली एडवाइस के बाद वो यूज़ करें। एक एक करके करते हैं। अगर हाइड्रेट नहीं, पहला क्या था, खुश्की टाइप जो आपने बोला था? हाँ जी, जिनकी स्किन ओवर ड्राइड होती है, उस पे कौन सा सीरम लगेगा? देखिए वो होना चाहिए ऐसा जो वाटर बेस्ड हो। हाइलुरोनिक एसिड सीरम आप यूज़ कर सकते हैं। चिल्टन प्योर का भी हाइलुरोनिक एसिड सीरम बड़ा अच्छा है। मैंने बड़े मजे का काम किया, मैंने हाइलुरोनिक एसिड पे वीडियो बनाई और उसको बोला हाइड्रोनिक एसिड। और बाद में मैं देख के इतना एम्बैरस हुई। मेरी फील्ड में नहीं आता, मुझे नहीं आते नाम लेना, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे हमारे से तो जब हम आपकी फील्ड पे बोलने लगे बड़ी मैंने बड़ी माँ बन के वीडियो बनाई थी और बाद में मैंने खुद ही, मुझे पता था उसको बोलना कैसे है, लेकिन जब वीडियो बनाई तो जान के पता नहीं कैसे मुंह से हाइड्रोनिक वो बाद में मैंने देखी, मैंने कहा मैंने ये क्या किया, फिर मैंने कहा लगा दो, पता ही है जब मेरी फील्ड नहीं है तो ठीक हो गया। हाइलुरोनिक एसिड है। इसके अलावा हम लेनोलिन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें लेनोलिन और इसके अलावा ग्लिसरीन, इवन आप सिंपल ग्लिसरीन, हाँ वो सिंपल ग्लिसरीन आप थोड़ी सी लें और आप उसको फेस पे यूज़ कर सकते हैं। हर बंदा जिनकी स्किन ओवर ड्राइड है, अच्छा, उनके लिए बात करें, ठीक है, तो वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और जो है जिनकी स्किन ऑयली है उनको जैसे ये एक मिसकंसेप्शन है कि वो मॉइस्चराइजर या सीरम्स ना लगाएं क्योंकि ऑलरेडी ऑयली स्किन है। ऐसा नहीं होता। मॉइस्चराइजर जो सीरम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नेचुरल जो स्किन का
मॉइस्चर है वो उसको मेंटेन करते हैं। तो आप बस ये करेंगे कि आपकी अगर स्किन ऑयली है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करेंगे, जिनकी स्किन ऑयली है या ड्राई है वो ऑयल बेस्ड यूज़ करेंगे। थोड़ा ये डिफरेंस आ जाता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, लेकिन रिजीम दोनों की रिजीम के अंदर सीरम आएगा। बिल्कुल ठीक है। और एक तो ड्राइनेस की बात हो रही थी और हमारे पास पैचेस की बात हो रही थी। अगर मेरे फेस पे पैचेस हैं तो फिर मैं क्या करूँ? आपके फेस पे अगर पिगमेंटेशन का इशू है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे सीरम्स होते हैं। अगेन लाइक मेंडेलिक एसिड सीरम है, विटामिन सी सीरम है, ये सैलिसाइलिक एसिड सीरम है, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है, लैक्टिक एसिड सीरम है। ग्लाइकोलिक एसिड सीरम के बारे में मैं बता दूं, मुझे डॉक्टर हुमा ने बताया। मैं बड़ी एक तो जिस बंदे को थोड़ा सा पता हो ना वो जल्दी से माँ बन जाता है, तो मैं बड़ी माँ बन के डॉक्टर हुमा को बता रही, डॉक्टर हुमा मैं ना ग्लाइकोलिक एसिड ये लगाती हूँ, मुझे जुगन ने गिफ्ट किया। डॉक्टर हुमा कहती है बेटा वो लगा के धूप में ना जाना प्लीज, वो लगा के वो और विटामिन सी लगा के धूप में नहीं जाना। तो सीरम्स इस तरह के जो एसिडिक सीरम्स है ना, बेहतर ये कि आप धूप में लगा के ना जाएं, क्योंकि अच्छा अब ये भी तो देखना ज़रूरी है कि वो जो आप यूज़ करें सीरम उसमें उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना वो उतना कम लगाना है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको देख के चलना है। तो सीधा कहें डॉक्टर हुमा हम आपके पास आते हैं या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हैं, यार इतने मुझे तो नाम ही नहीं लेने आ रहे। एग्जैक्टली अब बस देखिए, जैसे अब थोड़ा इस तरह से हम बात कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए कि बेसिकली ये चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को उनके इफेक्ट को कम करती हैं। तो जब हम इसको लेके जाते हैं ना सनलाइट में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, अपनी एफिकेसी लूज़ कर देती हैं और साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हाँ डेफिनेटली, आप पिगमेंटेशन रिमूव करने के लिए उसको यूज़ करें, वो आपकी पिगमेंटेशन को बढ़ा देगा, आपको रेडनेस का इशू कर देगा। इससे मुझे एक बात याद आई, ये जो बेटनोवेट लगा के जाते हैं धूप में, बेटनोवेट एक होती है आर्ची, एक होती है फेयर एंड लवली, एक स्टिलमन्स और बेटनोवेट भी। हाँ, इन चार को मिक्स करते हैं, फिर एक हम सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर हम उसको लगाते हैं जी मुंह पे। ये बचपन से ना मैं सुनती आ रही हूँ, 4 क्रीमें मिक्स करके, शुक्र है मैंने लगाई नहीं है, क्योंकि ये मुझे जो थोड़ा बहुत नॉलेज है ना वो ये है कि आपकी स्किन जला देती है, तो ऐसे ही होता है। अच्छा पता है क्या बात है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और ये इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ करके आते हैं, आपको पता है द मोमेंट दे एंटर इनटू आवर क्लिनिक हमें देख के पता चल जाता है कि इस फेस पे क्या क्या लगा हुआ है, और जब उनसे हम पूछते हैं तो वो डेफिनेटली मान भी जाते हैं बड़ी देर से लेकिन ये कि बेटनोवेट एन में आपको थोड़ा सा बता दूं, स्टीरॉइड्स का आपको थोड़ा सा इल्म होगा। बेटनोवेट एन मोस्ट पोटेंट स्टीरॉइड है, मोस्ट पोटेंट स्टीरॉइड है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंसी का स्टीरॉइड है। इसको फेस पे नहीं लगाना, उसको फेस पे बिल्कुल नहीं लगाना। आपको अगर आपको चले आपको लगता है कि जी डॉक्टर्स तो ऐसे ही कह रहे हैं, इससे हमारा रंग तो गोरा होता है हम तो लगाएंगे, वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो आपकी स्किन थिनिंग हो रही है, वो आपकी स्किन को उड़ा रहा है ऊपर से, आपकी स्किन थिन होती रहेगी, आपको लगेगा जी मैं तो बहुत गोरा हो गया। होता फिर ये कि जब वो इतनी थिन स्किन हो जाती है आपकी नीचे से खून की नालियाँ नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, आपकी स्किन पे बर्निंग इचिंग बड़ी जल्दी होगी, आप जैसे सनलाइट पे जाएंगे आपको पिगमेंटेशन के इश्यूज होने लग जाएंगे, और उसके बाद ये है कि एट्रोफी हो जाएगी और आपकी स्किन पे प्रीमेच्योर एजिंग आ जाएगी, और ऐसी इरिवर्सिबल नुकसानात हो जाएंगे कि फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये फेस मैं भी पहचान लेती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट्स आके कहते हैं ना हमारे फेस को देखिए क्या हो गया है, ये फ्रेकल्स हो गए हैं, ये पता नहीं पिगमेंटेशन ये क्यों हो गई है, डाइट में कुछ बताया ना, देखते साथ ही मुझे पता चल जाता है आपने 4 क्रीमें मिक्स करके लगाई हैं, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है उसका कुछ। बस अब यही बात है कि पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अरसा यूज़ नहीं कर चुके तो जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। किया तो देखिए हर मोमेंट पे अब ये तो है कि कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है इफ़ेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए, लेकिन देखिए साल से लगाया जाएगा तो बस फिर ये अब देखिए ना, जब स्किन आपकी थिन आउट हो गई, वो वो प्रोन टू रिएक्शन है, वो प्रोन टू सनबर्न है, तो उस पर हम कोई केमिकल पील भी लगाएंगे तो वो उसको इचिंग करेगा आम लोगों से ज़्यादा। वो सिंपल फेशियल भी लेते हैं ना, या सिंपल फेस को रब भी करते हैं तो वो जगह बिल्कुल रेड हो जाती है उनकी, इसलिए क्योंकि उनकी स्किन थिनिंग हो चुकी है वहाँ से बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ बेटनोवेट एंड बिल्कुल भी अपनी, बल्कि कोई भी रंग गोरा करने वाली क्रीमें जो बाजार में है वो प्लीज़ बिल्कुल मत लगाएं। बड़ी अच्छी ऑल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिलीव मी, आप वो यूज़ करके बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन बेसिकली हेल्दी स्किन होती है, जिसपे पिगमेंटेशन ना हो, जिसपे एक्ने ना हो, एक्सेसिव फेशियल हेयर ना हो, वही स्किन हेल्दी होती है और वही स्किन अच्छी होती है, तो आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। तो क्योंकि डाइट से अगर आपने अपनी स्किन उड़ा ली है तो मैं वो डाइट से कैसे दोबारा पैदा कर सकती हूँ, तो इस एक चीज़ पे ध्यान रखें। ये जो मेरे ना एक्चुअली डेंटिस्ट की रिसेप्शनिस्ट का मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर साहिबा, मैंने कहा क्या हो गया, कहती वो ना मैं क्रीमें लगा रही थी, मेरी कज़न की शादी थी, मैं और मेरी कज़न लगा रहे थे और वो इतना अच्छा रिजल्ट था, मैं कहती थी मैंने ये क्रीम कभी छोड़ दी नहीं है और अब मेरी स्किन सारी काली हो गई, प्लीज़ कुछ बता दें, मैं ना डर्मेटोलॉजिस्ट अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी डॉक्टर हुमा से बात करा दूंगी, वो उसका तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसका कुछ हो नहीं सकता। मैं आप लोगों को एक दफ़ा बता दूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है डाइट करके स्किन दोबारा ग्रो हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला।
डर्माटोलॉजिस्ट भी एक हद तक इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, फिर जब आप ऐसे ट्रीटमेंट्स पे आते हैं लाखों तो लग जाते होंगे कि मैं डरा रही हूं। एग्जैक्टली नहीं, डेफिनेटली देखें, अब ऑप्शंस तो हैं। अब आपकी पिगमेंटेशन अगर हम पील से ठीक नहीं कर सकेंगे, हम हाइड्रा फेशियल से इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, आपको अगर हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स देते हैं खाने के लिए जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें, अगर उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा तो हम लेजर्स की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली कॉस्ट तो फिर ज़्यादा हो जाएगी ना, तो आपके लिए भी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। फ़र्क उससे अगर पड़ेगा, अभी पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारे लेजर्स इस वक्त अवेलेबल हैं जो बहुत इफेक्टिव भी हैं, लेकिन अगेन ये है कि वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो पहले ही अगर हम अच्छी सी कंसल्टेशन एग्जैक्टली पैसों में हमारे पास कंसल्टेशन भी अवेलेबल होती है, लेकिन बात वही है कि ब्राइटनिंग को छोड़ दें। अब आप सॉरी वाइटनिंग को छोड़ दें, ब्राइटनिंग की तरफ चले जाएं कि आपकी स्किन पे ग्लो होना चाहिए, आपकी स्किन साफ सुथरी होनी चाहिए बस। एक्ने एक ऐसा इशू है जो कि ट्रीटेबल है, परेशान बिल्कुल नहीं हो और पैनिक भी बिल्कुल नहीं करें। और सबसे ज़्यादा जो मैं देखती हूँ वो ये कि हमारी यूथ के जो सब लोग हैं, लड़के लड़कियाँ, वो इसको लेके बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूं करके छील सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इससे आपको जो स्कारिंग नहीं भी होनी वो हो जाएगी। फिर आप कहेंगे कि इसमें फिलर्स लगाएं, इसका फिर फ्रैक्शनल CO2 लेज़र करें, फिर उसके सेशंस होते रहेंगे। फिर वो आपको पता है एक जो चीज़ नेचुरल होती है वो वैसे तो रिगेन नहीं होती ना। और दूसरा है कि साइकोलॉजिकली इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना लें, स्ट्रेस ना लें, इसकी वजह से अपनी बाकी चीज़ें ख़राब ना करें। आपकी जो ये वाली एज होती है इसमें आपका करियर डिसाइड होना होता है, लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होती हैं। इस इशू को ना लीव टू योर डर्माटोलॉजिस्ट, he will or she will look after your matter of acne। आप आराम से अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करें, लाइफ को एंजॉय करें, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा, थैंक यू सो मच। जी जनाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं कोशिश करती रहूँगी कि हमारे जो कमेंट सेक्शन है उस पर जो मसले आते हैं डर्माटोलॉजिस्ट से रिलेटेड, उसके लिए मैं डॉक्टर हुमा को तंग करती रहूँ। थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।